हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आपने पिछली वीडियोस में मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी थर्मोडायनेमिक्स की, तो मैंने आपको फर्स्ट लॉ से लेकर बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेकर फर्स्ट लॉ जो हमारे बीच में आता है, एंड देन मैंने आपको एंट्रोपी के सारे कंसेप्ट अब तक आपको करवा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है जाके, तो आप प्लीज़ उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि अब जो हम काम करने वाले हैं, यहाँ से जो हम आगे काम करेंगे, मीन्स हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो उसमें हमारा जो कंसेप्ट है यूज होएगा किसका, एंट्रोपी का। तो अगर एंट्रोपी के हमारे पिछले 3 पार्ट में हमने पूरी एंट्रोपी को कवर किया है, तो आप प्लीज जाकर उन्हें देख लीजिए जाकर, ठीक है, ताकि जो ये वाला जो पार्ट है मीन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो हम आगे जाकर अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो बेसिकली अब हमारे पास फर्स्ट लॉ था। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है हमारा एनर्जी प्रिंसिपल कंजर्वेशन के ऊपर, कि हमारा जो बेसिकली वो बताता है कि हमें जो चेंज इन हीट एनर्जी है जो भी हम सिस्टम को दे रहे हैं उस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो किस में यूज होती है, वो यूज होती है हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अंदर। मींस अगर और किस में होती है, इंटरनल एनर्जी के अंदर, प्लस कुछ ना कुछ वर्क करता है सिस्टम। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। हमने सारी प्रोसेस उसमें कवर की हुई है, और आपको पता भी है कि कौन कौन सी हमारे बेसिक प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स की, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उस प्रोसेसेस का हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमारे जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर है, सिस्टम से ले रहे हैं हम जो हम हीट एनर्जी, सिस्टम को दे रहे हैं हम हीट एनर्जी, तो वो जो उस हीट एनर्जी का कहाँ कहाँ यूज करेगी, या तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, या फिर सिस्टम से कुछ ना कुछ वर्क करेगी। राइट, सिस्टम पे कुछ ना कुछ वर्क करेगी। बट अब हमारे पास ये फर्स्ट लॉ था जो हमने हीट कन्वर्जन, या फिर मैं कहूँ कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उस पर डिस्कस था सारा के सारा। ठीक है, और जो हमने जेरोथ लॉ भी पढ़ लिया कि वो बेसिक लॉ था, वो हमारे टेम्परेचर को डिफाइन करता है। वो हमें बताता है कि अगर कोई भी दो बॉडीज आपस में क्या है, मींस कोई भी दो बॉडीज है हमारे पास, और वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, मींस वो एक दूसरे से क्या है, एडियाबेटिकली सेपरेबल है। एडियाबेटिक बोल से क्या है, सेपरेट की हुई है, मीन्स वो दोनों आपस में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन अगर हम थर्ड बॉडी जो उन दोनों के डायरेक्ट कांटेक्ट में है उनको रख देते हैं, तो हमारी जो तीनों बॉडीज हैं वो एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं जेरोथ लॉ। अब हमारे पास फर्स्ट लॉ भी है, जेरोथ लॉ भी है। अब सेकंड लॉ की हमारे पास क्या जरूरत है, सेकंड लॉ की हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें बताता है सेकंड लॉ। और वो क्या बताता है, वो बताता है कि हमारे जो नेचर के अंदर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हो रही हैं, हमारी नेचर के अंदर जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, मीन्स जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या है, हमारा एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। राइट, आइस हमारा वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मीन्स वो अपने आप हो रही है, हम उसको कोई एनर्जी को सप्लाई नहीं करें। बट क्या, अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करना चाहे, तो हमें क्या एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, हमें उसको रेफ्रिजरेटर में रखकर और एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। या मैं ये कहूँगा हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल बाहर से वर्क करना पड़ेगा, तभी हमारा जो है वाटर आइस के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। राइट, बट वो ऑटोमेटिकली अपने आप आइस के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा, ये तो हमारा ये एक्सप्लेन करता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि ऐसा क्यों होता है। ये तो मैंने एक स्पेशल केस लिया कि आइस हमारा वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, या मैं ऐसी कोई चीज, हमारे पास कोई गर्म पानी है और वो क्या हो रहा है, ठंडा हो जा रहा है अपने आप, ऐसा क्यों हो रहा है। या मैं ये कहूँ कि हमारा स्ट्रीम है वो पानी में कन्वर्ट क्यों हो जा रहा है, ये हमारा एक्सप्लेन करता है। बिकॉज ऑल दीज आर थर्मोडायनेमिक्स, related to thermodynamics, and this fact explained by the second law of thermodynamics। और इसमें जो हमारा एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है वो मेन कंसेप्ट है। अगर आपने एंट्रोपी के कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है, तो प्लीज आप मेरी पिछले वीडियोस को रेफर कीजिए, जो मैंने एंट्रोपी के 3 पार्ट में कवर की थी, आप उसको रेफर कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो मेरा ये को है कि वाई हीट ऑलवेज पास थ्रू हॉट टू कोल्ड बॉडीज, कि जो हमारी हीट है, कोई भी गर्म चीज मान लेते हैं, कोई भी गर्म बॉडी जो हॉट बॉडी है, वो जो अपनी हीट है वो स्पॉन्टेनियसली पास कर दी है। मींस मैं ये कहूं कि हमारा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। राइट, अगर हम किन्हीं भी दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में ले आते हैं,
अगर हम किन्हीं भी दो बॉडीज को कांटेक्ट में ले आते हैं तो उनके बीच में अपने आप का हीट का ट्रांसफर होता है, मीन दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ऐसा क्यों होता है? तो आपको पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप इसलिए हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑब्वियसली अपने आप ही होगी, राइट। कोई भी प्रोसेस अगर हमारी स्पॉन्टेनियस है तो उसकी जो एंट्रोपी में जो चेंज आएगा ना वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। फॉर एनी प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, change in entropy have to be greater than 0, right? For any process to be the spontaneous process, the change in entropy of that process should be greater than 0, तभी वो हमारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो पाएगी, मीन्स वो तभी अपने आप जो है नेचर में है हो पाएगी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क बाय अस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमारी जो हॉट बॉडी है वो अपने आप हीट क्यों ट्रांसफर कर रही है किसी भी कोल्ड बॉडी को। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी हॉट बॉडी है, वो कौन से टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे है। ये हमारी हॉट बॉडी बी है और ये हमारी मान लो कि ए बॉडी है एट T2 टेम्परेचर। और हमें पता अगर बी बॉडी हॉट है, ये हॉट है, ये कोल्ड है। अगर बी बॉडी हमारी हॉट है तो उसका जो टेम्परेचर T1 होना चाहिए वो T2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और ये जो अपनी हीट है वो किसको देगी, मान लीजिए डेल्टा क्यू हीट का ट्रांसफर हो रहा है और बी ए को देगी अपनी हीट। बी बॉडी हमारी ए बॉडी को हीट देगी बिकॉज वो कोल्ड में है, कोल्ड है, उसका टेम्परेचर जो कम है। और कितना हीट में ट्रांसफर हो रहा है बी के, वो डेल्टा क्यू मान लेते हैं। और सारा की सारा हीट ही, सारे की सारी हीट हमारी ए के अंदर ही जाएगी ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो हमने दो बॉडीज कांटेक्ट में ला दी, एक है हमारी हॉट, एक है हमारी कोल्ड। जितने हीट का ट्रांसफर बी बॉडी हो रहा है, जितना भी हीट का ट्रांसफर बी से हो रहा है वो सारे के सारा एब्जॉर्ब करेगा कौन, बॉडी ए। तो ये सिस्टम, ये जो पूरा हमारा सिस्टम है वो सराउंडिंग से आइसोलेटेड है, हम सराउंडिंग को अभी बीच में नहीं लेकर आ रहे। ठीक है, अब हम क्या करें, सराउंडिंग को बीच में नहीं लेकर आ रहे हैं। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जितना भी हीट बाहर निकलेगी, या मैं कहूं जितना भी हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम बॉडी बी वो सारा की सारा एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम बॉडी ए। मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा क्यू फ्रॉम ऑफ बॉडी ए शुड बी इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ बॉडी बी। ठीक है, अब बॉडी जो है, बॉडी ए वो एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब के लिए हमारा जो चेंज इन हीट होता है वो नेगेटिव होता है ना। ये समझ में आया? अब आया समझ में? ठीक है, बॉडी ए क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी बी क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो उसका हीट में चेंज कितना आएगा, माइनस में आएगा। जो हमने साइन कन्वेंशन जो पढ़े थे, मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन हीट का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, तो अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी लिखूं, इफ आई राइट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ किसका, बॉडी बी जो अपनी हीट दे रही है, जो हॉट है, तो वो कितना आएगा, दैट इज डेल्टा क्यू मीन्स चेंज इन हीट ऑफ बी अपॉन टी और विद माइनस साइन बिकॉज वो अपनी हीट को लूज कर रही है। आया समझ में? और जो टेम्परेचर कितना उसका T1 है, T1 टेम्परेचर भी लूज कर रही है ना। ठीक है, अब T1 जो है वो ग्रेटर है ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर मैं बॉडी बी का ए का मानू, मेरी चेंज इन एंट्रोपी और बॉडी ए कितना आ जाएगा बताओ? मेरा चेंज इन एंट्रोपी फॉर बॉडी ए विल डेल्टा क्यू, और वो किसके इक्वल होगा, वही तो होगा इक्वल हमारा डेल्टा क्यू बी। कितना होगा, डेल्टा क्यू, बट साइन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब जितनी हीट बी ने निकाली उतनी ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों की हीट क्या होगी, इक्वल होगी। चेंज इन हीट विल बी इक्वल बट टेम्परेचर विल बी अनइक्वल। मींस T2 टेम्परेचर वो ले रहा है ना, T2 पे ले रहा है और ये T1 पे छोड़ रहा है, राइट। तो अब देखो हमारा T1 जो है वो बड़ा है। T1 मींस डेल्टा हीट ट्रांसफर तो इक्वल है बट T1 हमारा बड़ा है, जिसकी वजह से एंट्रोपी B की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू A। एंट्रोपी A की बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि वो ले रहा है और एंट्रोपी B छोड़ रहा है। और मैं टोटल चेंज मान लूं, देखूं टोटल चेंज हमारा कितना आ जाएगा फॉर द सिस्टम, व्हाट इज डेल्टा S ऑफ B प्लस डेल्टा S ऑफ A। तो हमारा टोटल कितना आएगा, वो अगर आप देखोगे वो ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि बी की जो एंट्रोपी में चेंज आ रहा है वो बहुत ही थोड़ा आ रहा है, लेकिन एंट्रोपी जो ए की चेंज आ रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है या वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है
उसका एंट्रोपी में चेंज बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट, तभी तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम सम करें तो नेट हीट चेंज इन एंट्रोपी विल बी ग्रेटर देन जीरो। देखो मैं बताता हूं आपको, हमारा जो देखो हमने क्या लिया, डेल्टा एस जो हमारा आया था फॉर टोटल बॉडी, दैट इज डेल्टा एस फॉर ए बॉडी प्लस डेल्टा एस फ्रॉम बॉडी बी। अब ये जो था ये एब्जॉर्ब कर रहा था, डेल्टा क्यू मान लेता क्योंकि हीट ट्रांसफर तो इक्वल है, मैं उसको डेल्टा क्यू मान लेता हूँ एट टेम्परेचर T2 प्लस T1, ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये जो है हीट लूज कर रहे हैं। देखो अगर T2 छोटा है तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगी, बड़ी टर्म हो जाएगी, दिस विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस। अगर ये बड़ी टर्म है एज कंपेयर टू दिस, तो मैं अगर बड़ी में से छोटा माइनस करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा एस जो मेरा आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अगर सिस्टम का एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि अगर कोई भी एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, वो अगर मैं ये कह सकता हूं कोई भी हमारी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है, हमारी कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसकी एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। इतना समझ में आया जो मैंने अभी अभी आपको समझाया? इसलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी हॉट बॉडी जो है वो कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफर इसलिए होता है क्योंकि जो एंट्रोपी में जो नेट चेंज आता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। इसीलिए ये जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। इसके लिए हमें बाहर से कोई एनर्जी या वर्क करने की जरूरत नहीं है। बट अगर यही हम बात कर लें कि हम किसी भी ठंडी बॉडी से या मैं किसी भी कोल्ड बॉडी से अगर मैं हीट का ट्रांसफर करना चाहूँ टू हॉट बॉडी, क्या ये प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी? नहीं, ये हमारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी क्योंकि ये उसका जमा उल्टा हो जाएगा। तो हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी, ताकि जो हम कोल्ड बॉडी से अपनी हीट बाहर निकालकर हमें किस में दे दें, हॉट बॉडी के अंदर दे दें। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी अवेलेबल करनी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हमने कोई भी क्या करना है, वाटर लिया, अब हम उसको क्या करना चाहते हैं, आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अपने आप तो होगा नहीं, आप उसको चाहे कहीं रख दो, आप उसको अपने घर के किसी भी कोने में रख दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि कोई भी ठंडा इलाका है, वो वहां पे सराउंडिंग आ जाता है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो इसलिए वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं पहाड़ी इलाके की बात करूं जहाँ पे बहुत ठंडा है, या मैं यूक्रेन वगैरह इन सब चीजों की बात करूं, तो वहां पे पानी हो जाता है बर्फ में अपने आप, क्योंकि वहां पर जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। वहां पे होता है अराउंड -30 to 40 डिग्री वहां पे टेम्परेचर होता है। वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो -30 to -40 डिग्री होता है, वहां पे पानी अपने आप जमना है। ठीक है, बट अगर मैं नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट की बात करूं 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या पानी हमारा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो सकता है आइस में? नहीं होगा, वो अपने आप कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तब जाके हम एनर्जी किस तरह से सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेफ्रिजरेटर जो है उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, पानी के अंदर की जो हीट है वो बाहर फेंकते सराउंडिंग के अंदर, और वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पानी हमारा कन्वर्ट हो जाता है आइस के अंदर। वो पानी हमारा आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आपने क्या देखा, मैंने आपको इतना सारा एक्सप्लेन किया, आपने सुना, आपने क्या मीन्स ऑब्जर्व किया कि हमारी कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है तो उसके अंदर जो हमारा एंट्रोपी का चेंज आ रहा है ना, मीन्स जो हमारी रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो रही है। जो एंट्रोपी का चेंज इन एंट्रोपी है वो हमारी ग्रेटर देन जीरो है। दिस इंप्लाइज हमारी एंट्रोपी क्या होती है, किससे डिफाइन करते हैं, रैंडमनेस से। मीन्स उसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। आइस की अब देखो वो सॉलिड है, उसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमनेस है, मीन्स जो उनकी मूवमेंट है वो क्या है, बिल्कुल कम है एज कंपेयर टू वाटर। तो आइस की एंट्रोपी जो है कम है एज कंपेयर टू वाटर। तो वो आइस जो वो किस में जाने की कोशिश करेगा, वो क्या कहेगा, मैं आराम से फैलूं। आइस क्या चाहेगा, मैं आराम से फैलूं, मैं जकड़ के ना रहूं। मीन्स जो अपना रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, अगर रैंडमनेस इंक्रीज करेगा मीन्स टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो है ग्रेटर देन जीरो आएगी। अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो उस प्रोसेस वो क्या है, हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो नेचर में अपने आप हो सकती है। राइट, तो यही हमारा एक्सप्लेन करता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो
अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपने आइस और वाटर का तो देखा ही होगा, बट ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो हमने क्या लिया, एक बैलून लिया, उसमें हमने हवा भर दी। हवा भरी होगी, सबने अपने बर्थडे पे बलून को फुलाए होंगे, फोड़े होंगे, बचपन में हमने कई सारे बलून फोड़े भी हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक बलून लिया, उसमें हमने हवा भर दी और हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया। आप देखोगे कि हवा जो है मीन्स बलून जो है वो ऊपर गया और हवा जो है मीन्स बाहर निकाल गया। हवा बलून ने क्या करी, बाहर निकाल दी और बलून जो है ऊपर चला गया थोड़े टाइम के लिए और फिर वापस आगे गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? अब आप सोच रहे हो सर ये तो सिंपल सा है, ये जो मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है। अगर हम बलून में से गैस बाहर निकल रही है, बाहर निकलने से गैस जो है थ्रस्ट देगी किसको, बलून को, और बलून जो है ऊपर की तरफ जाएगा। रॉकेट आपने पढ़ा हुआ है बिल्कुल मैकेनिक्स के अंदर, नहीं पढ़ा तो हम जब मैकेनिक्स का कोर्स करेंगे तो उसमें मैं आपको रॉकेट के प्रिंसिपल के बारे में बता दूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए आपको क्या देखना है, आपको ये नहीं देखना कि बैलून ऊपर क्यों जा रहा है, आपको सिर्फ ये करना है कि गैस उसमें से बाहर क्यों आ रही है, गैस उसमें से बाहर क्यों आ रही। अब आपने बैलून के अंदर गैस भर दी, वो फूल गया वो क्या कर गया, फूल गया। अब गैस उसमें क्या चाहती है, वो तो उसको एक वॉल्यूम मिल गई ना, गैस को क्या मिल गई, एक डेफिनेट वॉल्यूम मिल गई, क्योंकि वो इसी वॉल्यूम में उसको रहना है। अब गैस चाहेगी कि मैं बाहर जाऊं, अपनी जो रैंडमनेस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाना चाहेंगे। ठीक है, अब वो जाएंगे तो सही, वो अपनी क्या करेंगे, रैंडमनेस को इंक्रीज करना चाहेंगे। और वो कैसे होगी, जब वो बलून से बाहर निकल आएंगे, वो गुब्बारे से बाहर निकल आएगी जब गैस, तो उन गैस की रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से वो तभी बाहर आती है। वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिएक्शन बोल रहा हूं बार बार, आप प्रोसेस समझिए, मीन्स वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वो यही आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर एक बलून है, यहाँ भरा हुआ है, बट थोड़े टाइम बाद ये खाली हो गया, बिकॉज ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना सर। वो अपनी गैस जो है उस बलून के अंदर जो फिल है वो अगर बाहर जाती है तो अपनी रैंडमनेस को इंक्रीज करती है, और अगर रैंडमनेस इंक्रीज होता है तो इस इंप्लाइज तो चेंज इन एंट्रोपी होगी, वो ग्रेटर देन जीरो होगी। अभी अपने हमने आइस का एग्जाम्पल को मैंने आपको सही से अच्छे से समझाया। ठीक है, तो वही तो बात है यहाँ पर। अगर ये हो रहा है तो गैस जो है एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, रेंडमनेस इंक्रीज होगी, रेंडमनेस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो हमारी क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। बट क्या आपने सुना है कभी कि हमारा जो बैलून है जो बिल्कुल अनफिल्ड है, हमने उसको फुलाया नहीं है, वो अपने आप फूल गया? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, कभी भी बलून अपने आप नहीं फूल जाता। क्यों? क्योंकि जो गैस है अगर वो अपने आप ही फिल हो गई बैलून के अंदर तो इसका मतलब क्या है, गैस ने तो अपनी रैंडमनेस क्या कम करी, कैसे करी, वो बैलून के अंदर फिल होगी ना, बलून के अंदर फिल होगी तो उसे डेफिनेट वॉल्यूम मिलेगी, तो डेफिनेट वॉल्यूम से उसका रैंडमनेस डिक्रीज होगी जब वो सराउंडिंग में थी, तो इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी जो है नेगेटिव होगी। नेगेटिव मींस लेस देन जीरो होगी, चेंज इन एंट्रोपी जो हमारी लेस देन जीरो होगी। अगर लेस देन जीरो होगी, क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? नहीं, ये क्या बन जाएगा हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मींस इस केस में जो हमारे डेल्टा एस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, या मैं ये कहूँ कि डेल्टा एस लेस देन जीरो होगी, एंड फॉर डेल्टा एस लेस देन जीरो ये जो हमारी प्रोसेस हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। This process will be our non-spontaneous process. That's why the balloon will not get automatically filled by the air. We have to pull the air into it. ठीक है, ये समझ में आया? यही जो है हमारा सेकेंड लॉ जो है एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो उसमें मैं आपको कुछ बता देता हूं कि हमारी लिमिटेशंस कौन कौन सी होती है फर्स्ट लॉ की। अभी तक हमने सेकंड लॉ के डिटेल एक्सप्लेनेशन पे अभी नहीं गए, ये तो मैंने एग्जांपल दी है कि हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एक्चुअली में होता क्या। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि लिमिटेशंस क्या होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो पहली लिमिटेशन तो यही होती है कि ये हमें नहीं बताता कि हीट का ट्रांसफर कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन से हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया इस एग्जांपल में कि हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के थ्रू हो रहा है।
किसमें हो रहा है, वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर हो रहा है। बट जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें नहीं बताता ये बात। ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है। अब वो हमें नहीं बताएगा, वो क्या बताएगा, सिर्फ जो डेल्टा क्यू है, मीन जो चेंज इन हीट का ट्रांसफर हुआ है, जितना भी हीट का ट्रांसफर हो कहाँ कहाँ यूज होगा, बस ये बताता है। वो ये नहीं बताता कि कहाँ से ट्रांसफर होगा, किस डायरेक्शन में होगा। पहले लिमिटेशन तो ये होगी। दूसरी लिमिटेशन क्या होती है, वो हमें ये नहीं बताता कि कोई भी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी। क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हमें उस टाइम पे नहीं पढ़ा था कि हमारी एंट्रोपी क्या होती है, उसने नहीं डिफाइन किया था कि व्हाट इज एंट्रोपी, की रैंडमनेस क्या होती है। तो वो इसीलिए नहीं डिफाइन कर पाया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि जब हमने एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया तो हमारा जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसकी जो एंट्रोपी होती है ना, चेंज इन एंट्रोपी, इट विल बी जीरो। वो क्या होगी, हमारी जीरो होगी। और फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारी एंट्रोपी में चेंज आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। आप ये दो चीजें हमेशा क्या करिए, याद रखिएगा। कौन कौन सी, पहले तो ये कि वो हमें नहीं बताता कि हीट का डायरेक्शन या हीट का ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रहा है। हीट का ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रहा है वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। वो कौन बताता है, वो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, जो हम पढ़ेंगे, अब पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बेसिक बताया। ठीक है, अब हमें यह भी नहीं बताता कि कोई भी प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये हमें नहीं बताता। ठीक है, वो बस हमें क्या बताता, वो हमें बता रहा था कि रिवर्सिबल होने की या इरिवर्सिबल होने की क्या कंडीशन होती है, मींस वो इनफाइनाइट स्मॉल होना चाहिए प्रोसेस। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। वो कौन बताता है, अब हमें ये बताता है हमारा एंट्रोपी में कितना चेंज होना चाहिए। दैट मीन दिस, ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर हमारा एंट्रोपी में चेंज जीरो है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, और अगर हमारा एंट्रोपी में चेंज ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअल हम होता क्या है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा एक्चुअल में क्या होता है, ये बताता है कि दिस स्टेट्स दैट, ये बताता है कि एवरी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, every process that is taking place in an isolated system, the entropy of the system, या मैं ये कहूं कि net change in entropy, net change in entropy either increases or remains constant। या तो वो इंक्रीज होगी या वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। मैं ये कहूं चेंज इन एंट्रोपी जो है जीरो की इक्वल होगी या वो ग्रेटर देन जीरो होगी। इसने क्या होता है, चेंज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम या तो बढ़ेगी या तो इंक्रीज होगी, जैसा कि हमने इन दोनों केसेस में बात की थी। इसमें क्या था, एंट्रोपी जो है बढ़ रही थी, मींस हॉट बॉडी से कहां जा रही थी, कोल्ड बॉडी के अंदर। नेट चेंज इन एंट्रोपी क्या थी, बढ़ रही थी। और बलून वाले में क्या था, और बलून वाले एग्जांपल में भी हमारी जो एंट्रोपी थी वो बढ़ रही थी। ठीक है, तो यही बता रहा था ये हमारा फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये हमारा क्या कहता है कि मैं ये कहूँ कि हम या तो हमारी एंट्रोपी लगातार बढ़ेगी, कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी, या वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और मैं इस डेफिनेशन को ये भी लिख सकता हूं कि हमारी जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, या तो जीरो की इक्वल होगी या क्या होगी, वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकती है। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा ये लिख सकता हूं कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी। तो यही हमारा होता है किसी भी प्रोसेस के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस इतना सा ही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्या होती है। 3 स्टेटमेंट होती है बेसिकली जो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होती है। इसकी कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है, 3 साइंटिस्ट ने, 3 फिजिसिस्ट ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है। पहली होती है हमारे क्लोजेस्ट स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और एक और होती है स्टेटमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके,
So bye all of you, and we will meet in next video. So see you soon.